चपरासी से लेके कर्नल तक मेरे परिवार में मिल जाएंगे, लेकिन राजनीति करना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने समाज सेवा की, और लेकिन मेरे परिवार से मैं एक पहला ही व्यक्ति हूँ जिसने चुनाव लड़ा। और ग्राम पंचायत, पिताजी खेती करते थे, एक जुनून था कि अपना कुछ भी करें। मैंने अपने ट्रक से की थी, मेरे जीवन की शुरुआत, व्यवसायिक शुरुआत ट्रक से की थी। जी। उस टाइम मैं कोई 15-16 साल का लड़का था। फूफा जी हैं, उनसे घर से पैसे नहीं लिए मैंने उस टाइम। बेटा, पैसे कमाने में बहुत जोर आता है। जी। वो बात मेरे दिल के लग गई। जहां आवाज बनती है पहचान और विचार बनते हैं प्रेरणा। वेलकम टू पॉडकास्ट फ्यूल योर वॉइस, इंस्पायर द वर्ल्ड। राम राम जी। पॉडकास्ट फ्यूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ हैं पेवा से सरपंच चुन्नीलाल जी जानी। नमस्कार मुकेश जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट फ्यूल में एक छोटे से ग्राम पंचायत पेवा के प्रतिनिधि के रूप में आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए पूरी संपूर्ण ग्राम पंचायत आपका आभार व्यक्त करती है। जी सर। तो आज हम वीडियो में इनके बारे में जानेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, शिक्षा के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी सर आप बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं किसान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। 10 जुलाई 1991 मेरा जन्म ग्राम पंचायत पेवा के ग्राम पेवा में हुआ। जी सर। मेरे माता गृहिणी हैं, पिताजी कृषि का काम करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे। मेरी पहली से 8वीं की परीक्षा मेरी ग्राम पंचायत, हमारी खुद की चाचा जी की स्कूल संजय पब्लिक स्कूल ग्राम पेवा में हुई। 9th की मेरी एजुकेशन SK गवर्नमेंट स्कूल सीकर से हुई। 10th मैंने भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौलगढ़ रोड सीकर से किया। 11th और 12th मेरी इंडियन स्कूल लोसल से हुआ। ग्रेजुएशन मैंने सरदार पटेल PG महाविद्यालय लोसल से किया। उसके बाद मेरी लॉ का शैक्षणिक योग्यता गवर्नमेंट लॉ कॉलेज दासा की डाणी से हुई। जी सर। तो हम आपके बारे में जानेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की सर? मुकेश भाई, मेरे राजनीतिक परिवार में कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी ने आज तक नहीं किया है। जी सर। परिवार में चपरासी से लेके कर्नल तक मेरे परिवार में मिल जाएंगे। जी। बाकी राजनीति में मेरे परिवार ने हमेशा परहेज किया है। जी। राजनीति करने के बजाय राजनीति करवाने वाले मेरे परिवार का हमेशा योगदान रहा है। मेरे चाचा जी स्वर्गीय हीरालाल जी जानी, जो अध्यापक थे, उन्होंने हमेशा गांव में इस राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन राजनीति करना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने समाज सेवा की और अनेक लोगों को राजनेता गांव के बनाए हैं। सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे डायरेक्टर हो, जिला परिषद हो, सहभागिता निभाई है। लेकिन मेरे परिवार से मैं एक पहला ही व्यक्ति हूँ जिसने चुनाव लड़ा, और ग्राम पंचायत के लोगों ने, बस्ती माता के लोगों ने इतना लाड प्यार सम्मान दिया। पहले चुनाव में मुझे 432 वोटों से विजय बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जैसे कि सरपंच जी आपने बताया कि मेरे परिवार में चतुर्थ श्रेणी से लेकर कर्नल तक की पोस्ट में सर्विस की है, तो आपने फिर सरपंच ही क्यों चुना कि पहले किसी गवर्नमेंट की तैयारी की या नहीं की, गवर्नमेंट सर्विसेज की? मैं क्या है कि शुरू से ही लचीलेपन में रहा हूँ। मेरा परिवार शिक्षित परिवार था, पिताजी खेती करते थे। तो मैं 10th करने के बाद जैसे लोसल आया जी, तो मैंने लोसल में आते ही एक जुनून था कि अपना कुछ भी करें जी, क्योंकि पिताजी खेती करते थे। जी, तो शुरुआत में मैंने अपने ट्रक से की थी। मेरे जीवन की शुरुआत, व्यवसायिक शुरुआत ट्रक से की थी। रूपनगढ़ से मैं बजरी ला के लोसल में डालता था। जी, जी, उस टाइम मैं कोई 15-16 साल का लड़का था। जी, मैंने, मेरे फूफा जी हैं, उनसे घर से पैसे नहीं लिए मैंने उस टाइम। जी, हमारे चाचा जी से मेरा कोई वाद विवाद हो गया था, हालांकि मेरे से तक प्रेम करते थे कि जी, सीकर पड़ता था कोई 2 पैसे के लेके। मैंने कहा चाचा जी पैसे चाहिए। सामूहिक फैमिली थी, मेरे पिताजी 6 भाई हैं, संयुक्त परिवार था, सामूहिक फैमिली थी। मैंने कहा चाचा जी इतने पैसे चाहिए। बेटा, पैसे कमाने में बहुत जोर आता है। जी। वो बात मेरे दिल के लग गई। मैंने 10th करने के बाद लोसल
इंडियन स्कूल ज्वाइन किया जी तो मैंने ठान ली कि मेरे खुद का मुझे व्यापार करना है। तो मेरे फूफा जी थे कंवरपुरा के, उनसे मैंने पैसे उधार लिए और शुरुआत में मैंने एक ट्रक लिया था। वो रूपनगढ़ से लोसल बजरी ला के डालता था। मैं उस टाइम भी सुबह उठ के गाड़ी खाली कराने का भी मेरा काम रहा था। बजरी की गाड़ी भी मेरे बहुत से नौजवान साथी थे, उनके साथ मिलकर मैं करवाता था। इसलिए करवाता था कि एक चक्कर अधिक लग जाए तो 2 पैसे बच जाएं। जी 12 महीने मेरा ऐसा पढ़ाई के साथ साथ वो रूटीन चलता रहा। जी सर। सीनियर जब मैंने किया 2007 में, तो मेरे पास 4 गाड़ियां थी और लोसल में जानी के नाम से सब लोग आसपास के लोग जानते थे, जितने भी सरकारी कांटेक्ट होते थे उन सब में मेरी सीनियर की ये यथा स्थिति है। जितने भी, चाहे आप सुमित्रा की स्कूल की बिल्डिंग मान लो, चाहे इंडियन स्कूल की बिल्डिंग मान लो, शेखावटी इंटरनेशनल, सब जगह मेरा माल डाला हुआ है। तो उस टाइम मेरे वो एक लगन लग गई कि अपन को व्यवसाय में ही रहना है। अच्छी कमाई हुई और मैंने अपने व्यापार के साथ साथ पढ़ाई को भी चालू रखा। प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन जिस हिसाब से व्यवसाय में सहयोग मिला मैं आगे बढ़ता चला गया। जी सर। तो मैं सर आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने शिक्षा के बारे में पहले से ही सोच रखा है कि जितनी भी लोसल में भवन शिक्षा के लिए भवन बने हैं, स्कूलें बनी हैं, उनमें भी आपने ही जो अपनी गाड़ी से माल गिराया है, उसके बारे में, शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षा में मेरा परिवार पहले से एजुकेटेड था। मैं हाँ। खुद सीनियर करने के बाद जे से ईटीटी करके आया था। मेरे चाचा जी का सपना था कि ये अध्यापक बने, लेकिन ईटीटी करने के बाद मैं यहाँ से 1 साल बाद सरदार पटेल कॉलेज पूर्ण हो गया। तो फिर यहाँ से मैंने व्यापार में भी एक साथ एक दिन में 4 साधन मेरे एक्सीडेंट हो गए, उस गाठा हो गया। फिर मैंने सोचा भी इस लाइन को अपन चेंज करते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज खूड़ में मेरी छोटी सिस्टर पढ़ती थी, उसके साथ कोई जाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा अपन आईटीआई भी साथ में कर लेते हैं। ईटीटी उस टाइम की हुई थी, उस टाइम 3rd ग्रेड की वैकेंसी भी नहीं निकली थी, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन से वहाँ से आईटीआई की। आईटीआई करने के साथ साथ उस टाइम आईटीआई का बूम था या नौकरियाँ निकल नहीं रही थी, तो कम से कम उस टाइम मैंने वहाँ के आईटीआई के जितने भी लोग, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के जितने भी छात्र थे, उनके कम से कम 4 या 5 मैंने सीकर में बड़े आंदोलन करवाए थे। कम से कम 500-700 लड़कों को लेकर आंदोलन सड़कों पे किया। उस टाइम मुझे जागृति लगी कि भाई अपन नौकरी ना करके युवाओं को आवाज़ उठाई जाए। आईटीआई करने के बाद मैंने वेल्डर से वहाँ से आईटीआई किया और मेरे वहाँ साथ ही आईटीआई के वे छात्र थे, उन्होंने मेरा दाखिला लॉ कॉलेज में करवा दिया। तो लॉ कॉलेज में दाखिला कराने के बाद मैं वहाँ पहले संगठन एसएफआई से जुड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने एनएसयूआई ज्वाइन किया, तो मैं पहले एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष बना और वहाँ पर कम से कम 4 चुनाव लड़े। मेरे राजनीतिक जीवन की कर्मस्थली मान लो लॉ कॉलेज ही रही है। वहाँ मुझे चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस जहाँ से प्राप्त हुआ वहीं से प्राप्त हुआ। तो इस वजह से मैंने राजनीति में जाना बेहतर समझा कि अपन जिस प्रकार से राजनीति में रह के लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, उस प्रकार से अपन सरकारी सेवा में रह के अपना भला कर सकते हैं, अपनी परिवार छोटे से 2 या 4 लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन अपने एक राजनीतिक एक परिदृश्य ऐसा है जिसमें आप पे आम जन का, जो गरीब तबके पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हो, आप उसकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, उसकी आप सरकारी योजनाओं के द्वारा मदद पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना। जी सर। सरपंच जी, मेरा ये पूछना है कि आप पहले से छात्र संगठन से जुड़े हो, काफ़ी समय से आप कॉलेज राजनीति में हो, तो अभी राजस्थान सरकार ने जो छात्र संघ के चुनाव है उनको बंद कर दिया है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव गहलोत जी के लास्ट कार्यकाल में बंद हुए थे। उस टाइम कुछ परिस्थितियां थी, उस टाइम बंद, कोविड काल भी था। उसके बाद भाई कमेटियों की अलग अलग 2 कमेटी के सुझाव थे कि भी छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन छात्र संघ चुनाव एक ऐसा जरिया है जिसमें आप नए नेता तैयार करने की, अगर अपन छात्र चुनाव को फैक्ट्री कहें तो भी कोई इतनी शक्ति नहीं है कि आप छात्र राजनीति में लोगों का संघर्ष करके, छात्रों के संघर्ष मुद्दे उठा के आप जो आगे बढ़ते हैं तो वो नेता बनता है।
तो मेरे हिसाब से छात्र संघ चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। ये छात्र संघ राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए लोग आज ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं जी। वो एक जरिया है राजनीति में आने का। तो मेरी व्यक्तिगत मांग भी है और मैं सरकार से मांग भी करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाना चाहिए ताकि नए नए लोग आए राजनीति में, जी। उनको अवसर प्राप्त हो। राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव ही है। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव में मेरे कम से कम 4-5 मुकदमे लगे हुए हैं, 10 बार मैंने लाठियाँ खाई है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो चाहे लॉ कॉलेज की बात हो। भाई वहाँ आप एक परिपक्व नेता बनना है आपको, तो छात्र संघ चुनावों के जरिए आए हुए आप देख लो सारे नेताओं को जो छात्र संघ से चुनाव से लड़के आए हैं या वहाँ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करके आए हैं या कॉलेजों में राजनीति करके आए हैं, उनका नज़रिया और सोच ही अलग है और सीधे आए हुए लोगों से नज़रिया और सोच ही अलग मिलेगी आपको। फिर आपने छात्र राजनीति से अपने गांव में पंचायत में आपने चुनाव लड़ा, तो पंचायत का क्या रिएक्शन रहा होगा? फिर डायरेक्ट आपके परिवार में कोई पंचायत से पहले सरपंच नहीं रहा हुआ है, डायरेक्ट आप ही लड़े चुनाव, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। मैं छात्र लॉ कॉलेज की राजनीति करते करते उस टाइम चुनाव लड़ा ही रहा था। उस टाइम कई लोगों के गांव के बड़े बुजुर्ग उस टाइम मेरा काम भी गांव में चल रहा था। मैंने जया इंटरलॉक मैन्युफैक्चरिंग 5-6 पंचायतों का काम कर रहा था उस टाइम, और पंचायतों में ठेकेदारी का काम तो था ही था। तो वहाँ कई लोगों ने सुझाव दिया कि आप जैसे लड़के को आगे आना चाहिए। हालांकि उस टाइम मेरे चाचा जी जीवित थे, उन्होंने मना किया था मुझे कि अपना काम चुनाव लड़ना नहीं है, लड़ाना है बेटा। फिर भी मैंने कहा चाचा जी को कि चुनाव अपने आज तक लड़ाते आए हैं, एक बार चुनाव लड़के भी देखना चाहिए कि अपने को चुनाव लड़के और अपन क्या कर सकते हैं जनता के लिए। जो सामाजिक परिवेश है उसमें आप किस प्रकार से ढंग से प्रभावी ढंग से अपनी राजनीतिक जो इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, उसको कैसे जमा सकते हैं। जी। तो पहला मेरा चुनाव उस टाइम मैंने लड़ने का प्रयास किया, चाचा जी ने मना कर दिया, मैंने पहला चुनाव नहीं लड़ा। उस टाइम मैं लॉ कॉलेज की छात्र राजनीति में सक्रिय था। उसके बाद किसान कांग्रेस कमेटी का मैंने उपाध्यक्ष भी रहा मैं। उसके बाद जो ही दूसरा चुनाव आया, मेरा व्यापार पेवा और शिखर में भी व्यवसायिक काम थे, उसको मैं चला रहा था। मैं गांव में बराबर मेरे परिवार की मेरी आना जाना सब लोगों से रहा। 2020 में कोविड से पहले जनवरी में चुनाव होने थे, महिला सीट आ गई थी, तो मैंने चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप नौजवान हो, लोगों की आवाज़ भी उठाते हो। उससे पहले भी गांव के कई काम हुए हैं जिनको बाकायदा मैंने सहभागिता लेके उनके काम लोगों के करवाए थे। तो लोगों ने कहा आपको चुनाव लड़ना चाहिए ना। मैंने महिला सीट थी, मैंने मना कर दिया। मैं वापस मेरा शिखर चला गया था। कोविड जाने के बाद दोबारा लॉटरी निकली, पुरुष की सीट आई। मेरे मौजूद 15-20 लोग थे जिनका सदैव मेरे पे आशीर्वाद रहा है। छत्तीसी कौम के लोग मेरे परिवार को हमेशा अच्छे नज़रिए से देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार आपको अब चुनाव लड़ना चाहिए, पुरुष की सीट है। तो उनके कहने पे मैं गांव आया। गांव आने के बाद मैंने मेरे जो जैनिक परिवार है, जो हमारे आसपास के पड़ोस में जो भी रहते हैं छत्तीसी कौम के लोग, उनको सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा कि भाई आप लोगों में से अपने जो वार्ड है, मेरा वार्ड नंबर 7 है, उसमें 432 वोट हैं, इन वोटों में से अगर कोई चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन सब ने कहा कि इस बार तेरे को चुनाव लड़ना है। तमाम लोगों के कहने के बाद मैं चुनाव लड़ा, सबको इकट्ठा करके, और मैं पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ा। मेरे सामने तीनों पार्टियां थी। जी। मैं एक 27 साल का लड़का, और चाचा जी उस टाइम मेरे सबसे बड़े सारथी बन सकते थे, वो बीमार चल रहे थे। तीनों पार्टियों के सामने मैंने चुनाव लड़ा, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस से मेरे सेकंड प्रतिद्वंदी रहे राजकुमार शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, कम्युनिस्ट से मोहन जी कस्मा चुनाव लड़ रहे थे, जेपी से विद्याधर छबरवाल चुनाव लड़ रहे थे। तीनों पार्टियों के सामने चुनाव लड़ा। लेकिन जो सामाजिक परिवार की जो बनाई हुई मेल मिलाप था, और मैं हमेशा से मेरी एक आदत रही है कि जब बचपन में था तो गांव जाता था, पैर सबके छूता था, चरण स्पर्श हमेशा करता ही था। तो लोगों ने कहा कि भाई एक छोटा लड़का है, यंग लड़का है। चुनावी टाइम में मैंने 3,000 लोगों पैर छू के आशीर्वाद लिया था।
वही आशीर्वाद मुझे आज तक काम आ रहा है। मुझे 5.5 साल लगभग हो गए हैं, आज भी मेरी वही आदत है, बड़े बुजुर्ग जहाँ भी मिलते हैं सबके पैर छू के मैं आता हूँ। नौजवानों की टीम मेरे साथ पहले से थी, क्योंकि सबसे छोटा युवा मैं ही चुनाव लड़ने वाला था, इसलिए नौजवानों की टीम मेरे साथ थी। जी। तो आपने जैसे पंचायत में चुनाव लड़ा, आपके अलावा 3 व्यक्ति और कैंडिडेट थे, बिल्कुल। उन्होंने लड़ा। आपकी और जो आपके जस्ट पीछे के कदम में थे चुनाव में, उनमें आपके और जीत के बीच में क्या अंतर रहा होगा? मेरे जो सेकंड नंबर राजकुमार सोनी था, उसका जीत का अंतर में 432 थे। मेरे गांव में मुझे 49% वोट मिले थे, 4 कैंडिडेट होने के बावजूद। जो बस्ती माता ने जो आशीर्वाद दिया वो काबिलियत तारीफ था। जब जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उस दिन तो मुझे लोग कह रहे थे कि चौथे नंबर पे रहेगा, तीसरे नंबर पे रहेगा, चुनाव ये जीत ही नहीं पाएगा, ऐसी कई अफवाहें थी। लेकिन सामाजिक जिस प्रकार से मैंने छात्र राजनीति की, मेरे जीवन में मैं पार्टियों की चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन मेरे चुनाव में विशेषकर योगदान जो NSUI हो, तमाम छात्र पदाधिकारियों का योगदान था, ABVP से जुड़े हुए सारे छात्र नेताओं के साथ भी मेरा योगदान था, SFI के जितने भी लोग थे, क्योंकि मैं जब लॉ कॉलेज की राजनीति करता था तो हमेशा सबके साथ मिलना बैठना था। तीनों संगठनों ने मेरा सहयोग किया, चाहे भले ही बड़े नेताओं ने सहयोग नहीं किया हो, लेकिन संगठन के छोटे जो छात्र राजनीति के संगठन के तीनों संगठन थे, उन्होंने भरपूर मेरा सहयोग किया और युवाओं को प्रोत्साहित किया कि आपके ये पंचायत में यंग लड़का लड़ रहा है, भाई इसको आप एक बार मौका जरूर देखें। तो कॉलेज राजनीति से आपकी राजनीति में शुरुआत हुई है। पहले आप SFI में थे, फिर आप NSUI में हो, अभी NSUI में ही हो। बिल्कुल। तो मेरे ऐसा बताइए कि आपका कोई ऐसा मोजीज प्रिय दोस्त जो कि आपका है, खुद छात्र राजनीति से है? मेरे जीवन में दोस्त मान लो, चाहे बड़े भाई मान लो, मैं एक ही आदमी को मानता हूँ जी। वो है अभिषेक चौधरी। जी। उसके अलावा मैं छात्र राजनीति में किसी को नहीं मानता। मेरे शुरू से लेके आज के दिन तक वही नेता हैं, उन्हीं को मैं नेता मानता हूँ। तो सरपंच जी, आप सरपंच बन गए। सरपंच बनने के बाद में आपने गांव में ऐसे कौन कौन से कार्य करे, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे को डिटेल से बताइए। मैं 6 अक्टूबर 2020 को सरपंच बना जी। उस टाइम मेरे पूर्व भी कई सरपंच रहे। पूर्व में भंवरलाल जी वर्मा रहे थे, मेरे से पूर्व सुरेश थे, सुरेश से पहले मोहन जी थे, मोहन जी से पहले भंवरलाल जी वर्मा थे। मेरे गांव का काम होने का कार्यकाल, जो ग्रेवल सड़कें हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के कार्यकाल में बनी, क्योंकि आदमी अगर कोई काम करवाता है उसके कहने में कोई इच्छुक नहीं होनी चाहिए। जी। बाकी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो बनता है सरपंच से, जिसको जिम्मेदारी मिलती है, जी। सब बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। जी। कई लोग सफल हो पाते हैं, कई नहीं हो पाते हैं। राजस्थान की पहली ऐसी पंचायत थी जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। पंचायत हेडक्वार्टर पे उप स्वास्थ्य नहीं होना मेरे हिसाब से राजस्थान की पहली पंचायत थी। कोविड गया ही था, लोगों को परेशानियां थी। मैंने पुरजोर, हमारे उस टाइम आदरणीय MLA परशुराम जी मोड़दिया हुआ करते थे, मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए उनसे बहुत जोर आजमाइश की और उन्होंने उसी टाइम उप स्वास्थ्य केंद्र, जिस टाइम मांडेता में CSC बन गई थी, उसको वहाँ पेवा में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृति करवा दी। आप सोच सकते हैं कि जिस पंचायत में आज आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, यही मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर वहाँ एक नर्स नहीं बैठ रही हो पंचायत हेडक्वार्टर पे, तो आप उस पंचायत की हालत समझ सकते हैं। बिल्कुल। भी सड़क ना बने चले, पानी, पीने का पानी और चिकित्सा व्यवस्था, एक नर्स नहीं बैठ पाना, इसके लिए मैंने MLA साहब को पंचायत समिति, जो हमारा सोच सदन होता है वहाँ बात रखने का, पंचायत समिति साधारण सभा की मीटिंग मेरी खूब उठा के देख लेना। मैं स्ट्राइक रेट मेरा 100 का रहा हुआ है, वहाँ एक भी मैंने मिस नहीं किया। आप पत्रकारों में भी, समाचार पत्रों में भी देख सकते हो, वहाँ खूब बार मैंने इसकी मांग उठाई, वो सफल हुआ। अब 48 लाख की लागत से नर्स भी वहाँ बैठ रही है, CHO का भी वहाँ अब हो गया, वो भी बैठ रहा है, 48 लाख से भवन भी बन रहा है। उसके बाद में किसानों के लिए सोसाइटी होती है। सर, जिस दिन
पंचायतों का 55 में गठन हुआ, उस टाइम की मेरी पंचायत है, पर दुर्भाग्य से वहाँ न चिकित्सा व्यवस्था थी, उप स्वास्थ्य केंद्र था ही नहीं। किसानों के लिए खाद बीज लाने के लिए नागवा जैसी पंचायत वहाँ मेरी सोसाइटी लगती थी। मेरे से पिछले कार्यकाल में उसमें आदरणीय सुरेश जी शर्मा, उनकी मिसेज सरोज देवी, उन्होंने भी सोसाइटी के लिए प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मैंने मेरे पहले जहाँ मीटिंग हुई, मैंने सोसाइटी का गठन करवाया और मैंने साफ स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मेरे एक पंचायत में एक मोस्टली भी जगह का बहुत बड़ा इश्यू है, भी 10 बाई 10 की जगह नहीं मिलेगी आपको सरकारी भवन बनाने के लिए। तो मैंने ये स्पष्ट कहा कि अपने पहले सोसाइटी बनाते ही नॉमिनेट होता है अध्यक्ष, तो मैंने पहले चोटी कहा कि जो सोसाइटी बनाने के लिए 1 बीघा ज़मीन देगा, मैं उसके अध्यक्ष के साथ हूँ, चाहे मेरा विपक्ष का ही सामने चुनाव लड़ा हुआ क्यों ना बने। तो उस टाइम बंसी जी रणवा, सुगंध जी रणवा के पुत्र थे, उन्होंने 1 बीघा ज़मीन दी और उनको सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया। अब उसकी स्वीकृति आ गई, भवन भी बनने को तैयार हो रहा है। किसानों के लिए सोसाइटी भवन हो गया, चिकित्सा के लिए अपना उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। मेरे गांव में शमशान थे, उसकी 4 दीवारी नहीं थी, वो भी अभी मैंने बनवाई है। पानी के लिए मैंने जल JJM में 1 करोड़ 52 लाख का टंकी में पाइपलाइन करवाई। मैंने 14 ट्यूबवेलें करवाई। 60 साल में शायद 14 ट्यूबवेलें नहीं हुई होगी, उतनी ट्यूबवेलें मैंने 5 साल के कार्यकाल में करवाई है। उसके बाद से मुकुंदपुरा का राजपूत समाज होगा, चाहे वो शमशान घाट हो, मुकुंदपुरा स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट कराने का काम हो। आप ये एक प्रकार से मुकेश जी, आप आज तक के 60 साल का इतिहास उठा लीजिए। PhD विभाग में जितने काम 60 सालों में हुए थे, उतने विगत 5 वर्षों में हुए। PhD विभाग में, PWD विभाग में मेरे मात्र 4-4.5 किलोमीटर सड़क बनी हुई थी पूरे 60 साल में। वो भी उस सड़क की स्थिति ये है कि आप चलने जाओगे तो बाइक लेके नहीं चल सकते। आज भी वही स्थिति है, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि अब मुंडवाड़ा मुकुंद में धोद जो रोड थी सो स्वीकृत हुई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों की से धोद से आगे बन गई, वो उधर नहीं बनी। अभी उसको MDR करवाया है, वो जल्दी उसकी सैंक्शन आएगी। उसके बाद 22 किलोमीटर मैंने सड़क बनवाई। 60 साल में 4.5 किलोमीटर सड़क थी और 5 साल में 22 किलोमीटर मैंने CC, डामर और ब्लॉक डलवाए। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इन 2-2.5 सालों में कुछ काम कम हुए, लेकिन उस पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में खूब काम हुए मेरे। उसके बाद मैंने आप PhD का आपका हो गया, PWD, आज तक के इतिहास में MP लेड का 1 भी पैसा नहीं लगा 60 साल में। आप सोच सकते हैं, जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और एक इतनी बड़ी ग्राम पंचायत, 4200 वोटों की ग्राम पंचायत है मेरी। उससे पहले तो 47 रामबख्शपुरा भी मेरे गांव में आता था, पिछली बार चला गया था, वो वापस आ गया। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद MP लेड का 1 भी पैसा नहीं लगना 60 सालों में। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैंने मेरे कार्यकाल में 17 लाख रुपए MP लेड से लगवाए हैं। उसके बाद आए आप MLA लेड ले लीजिए। MLA लेड में जितने 60 सालों में जितने पैसे लगे थे मेरे पीछे कार्यकाल में, जितने कार्यकाल, उनसे डबल पैसे मैंने लगवाए। करीबन 92 लाख रुपए का MLA लेड के पैसों से काम हुआ है। उसके बाद आप जिला परिषद आ जाइए। जिला परिषद में भी पिछली जितने भी मेरे पीछे जितने भी सरपंच रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसा, करीबन 28 लाख रुपए करीबन जिला परिषद से लगा है। उसके बाद आप आ जाइए पंचायत समिति। सारे सरपंचों ने जितने पैसे लाए हैं पंचायत समिति, उनसे ज़्यादा पैसा मेरे कार्यकाल में लगा है। करीबन 69 लाख रुपए करीबन पंचायत समिति का पैसा लगा है। उसके बाद पंचायत का पैसा तो देखो, व्यक्तिगत जितने वहाँ लोग होते हैं उस हिसाब से 2 स्कीमें होती है, SFC और FFC। उनका जो भी पैसा आया है वो तो लगा ही लगा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं मेरी नाकामी मानता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में सिर्फ राज्यसभा सांसद को छोड़ के सारी स्कीमों का पैसा लगा है। DMFT फंड जो आज तक पेवा में पता ही नहीं है लोगों की DMFT फंड भी होता है क्या, उसके भी 1 करोड़ 86 लाख रुपए प्रपोजल स्वीकृत हुए हैं स्कूलों में। वो जल्दी उनकी स्वीकृतियाँ निकल जाएगी।
मतलब मैंने मेरा जीता 5 साल का जो मुझे जनता ने कार्यकाल दिया, उसमें हर स्कीम का पैसा लगाने का कार्य किया है। तो सरपंच जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि पंचायत में जो बजट पास होता है, वो ये बजट फिक्स है या हम अपनी इच्छा से कितना भी उठा सकते हैं? पंचायत आपसे किसी को भी सरपंच बना दो, हम्म, जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से 2 स्कीमें होती है पंचायत में, यहाँ अपने सीकर में SFC और FFC। वो तो आपके आएगी आएगी। आप पंचायत समिति से, जिला परिषद से, MLA से, MP से, राज्यसभा सांसद से, PWD से, PhD से और अपने इसे स्वास्थ्य विभाग से आप कितना पैसा लाते हो वो आप पे निर्भर करता है। बाकी 2 स्कीमों का पैसा आप कहीं जाएं या नहीं जाएं, आप सरपंच बन के बैठोगे तो भी आपकी ग्राम पंचायत के खातों में आएगा, वो जनसंख्या के हिसाब से आता है। और मेरे को ये पूछना है कि गांव के जो युवा है उनकी शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? गांव के जो मेरे युवा साथी हैं उनको मैं एक तरह से उनका आभारी हमेशा ऋणी रहूँगा। किसी खाए कि किसी के भाग्य में लिखा हुआ ही होता है। मेरे गांव के युवा इतने जागरूक हैं, इन 5 सालों में मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जितने मैं 55 सालों में जितने गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं लगे थे, उतने सर्विसेज 206 या 7 के आसपास युवाओं ने सरकारी नई सेवाओं में ज्वाइनिंग की है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं तो। काम तो होते रहते हैं, सरकारें आएगी, दूसरा सरपंच भी आएगा, काम आज हो गया उसको कल तुड़वाएगा, परसों नया बनाएगा, हर चीज़ें होती रहती है। लेकिन जो कार्यकाल में युवा सरकारी जॉब में लग गया ना, वो हमेशा याद रखेगा कि मैं उस सरपंच के कार्यकाल में लगा था। सबसे ज़्यादा मतलब 40-50 सालों का योग भी जोड़ लेना तो भी 200 पार नहीं करेगा, वो 5 सालों में कर गया। युवाओं को बहुत ही धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और कि इन्होंने मेहनत की, अपने परिवार का, अपने समाज का, पंचायत का नाम रोशन किया। बहुत सारे युवाओं ने चपरासी से लेके RS तक सेलेक्ट हुए हैं मेरे गांव के बच्चे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने जीवन में ऐसे अपने समाज और गांव का नाम रोशन करते रहें। और सरपंच जी, मेरा एक ये सवाल है कि सोशल मीडिया पर अभी एक काफ़ी ट्रेंड चला कि कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने एक सप्ताह के अंदर 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। उनके बारे में क्या कहना है कि वो पार्टी अस्तित्व में आएगी या नहीं आएगी? देखो, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एक कथन से बनी। जो बेरोजगार युवाओं को एक कॉकरोच की उपाधि दी गई, उसके आधार पे युवा साथी ने एक पार्टी नाम बना के सोशल मीडिया पे उसको प्रचलित किया। मुकेश जी, इसमें ऐसा है, पार्टी अस्तित्व में तो आएगी या नहीं आएगी वो तो कम ही चांस लगे, लेकिन आप इसको अलग विचार से देखिए कि भारत में देखो कितने लोग बेरोजगार हैं। करीबन 36 करोड़ लोगों की करीबन बेरोजगारी है और उनका एक आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म उनको मिला कॉकरोच पार्टी के माध्यम से। तो आप एक लोगों के प्रति जो बेरोजगारी के प्रति गुस्सा है उसको आप उसके रूप में जरूर देख सकते हैं कि कितनी भयंकर बेरोजगारी है। वो कॉकरोच पार्टी के माध्यम से मात्र 5 या 6 दिनों में बनी पार्टी पूर्व स्थापित पार्टियां जैसे कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ रही है, उनसे डबल उसमें अगर जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों को विचार करना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा कॉकरोच पार्टी पनपने का मेन कारण ही बेरोजगारी है, जिसकी संज्ञान माननीय चीफ जस्टिस ने दी। वो बहुत ही निंदनीय थी। भी आप युवाओं को कॉकरोच कह रहे हो, बहुत गलत बात है। भी बेरोजगार युवा हैं, कहाँ जाएं, रोजगार मिल नहीं रहे। मोदी जी ने 2 साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। कहाँ गई वो नौकरियां? 12 साल हो गए, 24 करोड़ नौकरियां हो गई, 36 करोड़ ही बेरोजगार हैं। दे देते तो ये कॉकरोच पार्टी बनने का मतलब ही नहीं था। ये एक लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है उसके माध्यम से कि हम इतने लोग बेरोजगार हैं, तो इसको सरकार संज्ञान में लेना चाहिए,
रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए लोगों को। जैसे कि सरपंच जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को सरकार ने पुलिस के माध्यम से बलपूर्वक उन पर गिरफ्तार किया गया है उनको, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो पिछले 5-10 दिनों से जो कार्रवाई पुलिस के आरएलपी कार्यकर्ताओं पे हुई है वो अति निंदनीय है। लोकतंत्र में आवाज उठाना सबका हक और अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना सबका हक और अधिकार है। हमने खूब भी विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से द्वेष भावना से ये सरकार कार्य कर रही है वो अति निंदनीय है। आज साथ साथ मैंने मेरा साथी मनोज लोरा, जो संगीता प्रकरण हुआ था, न्याय के लिए धरने पे बैठे थे, उन लोगों को पे अब 8-8, 9-9 महीने बाद मुकदमे लगा रहे हैं। बीजेपी की एक प्रयोगशाला है, वो हमेशा प्रयोग करती है कि आप इनको करंट दोगे तो क्या रिएक्शन आएगा। वो प्रयोग आजकल बीजेपी आरएलपी कार्यकर्ताओं पे कर रही है। जैसे 250-300 लोगों पे, कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगाए कि अपन इनके ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं तो जनता का क्या रिएक्ट आ रहा है, वो रिएक्ट लेना चाह रही है। और बाकी आप भी जितने भी नेता हुए हैं, छात्र नेता हो चाहे राजनीतिक में जितने भी लोग आए हैं, आप उन लोगों को जीता दबाओगे, उतना निखर के वो लोग आएंगे। आप केस मुकदमों से लोगों को डरा नहीं सकते, चाहे कितने मुकदमे कर लो। राजनीति करने वाले लोगों के मुकदमे लगेंगे, राजनीति में मुकदमा गहना है। जिस आदमी के मुकदमे नहीं लगेंगे वो राजनीति में परिपक्व है ही नहीं। भाई राजनीति करोगे, लोगों के में सवाल उठाओगे, सरकार का विरोध करोगे तो मुकदमे स्वाभाविक चीज़ें लगेंगे। मुकदमा चोरी का, अन्याय का ये नहीं होने चाहिए। बाकी मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे हमेशा लगते रहते हैं। इससे बाकी द्वेष भावना से जिस प्रकार से आरएलपी कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई कर रही है सरकार, इसको नहीं करना चाहिए। विकास में सबसे बड़ा योगदान मेरे गांव के सबसे बड़े तमाम बामासाओं का है, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए अपनी कठोर मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई जो होती है, वो मेरे जैसे 28-30 साल के बच्चे को उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से करीबन 2 करोड़ रुपए बामासाओं के रूप में ग्राम पंचायत में लगाए। वो चाहे मंदिर हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो सिलाई केंद्र हो, चाहे जिम हो, उनमें तमाम मेरे गांव के मोजीज लोगों के, बामासाओं के पैसे उसमें लगे हुए हैं। उनको भी मैं सरकार से जो काम नहीं हो बन पाया वो मैंने तमाम बामासाओं से करवाया। उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा कि मेरे गांव में जो बामासा हैं वो हमेशा मेरे लिए 5 साल तक पर तैयार मिले। फिर 60 सालों में जितने काम हुए हैं उनके अलावा एक रूप से 2 करोड़ रुपये बामासाओं के रूप में लगता मेरे लिए इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे जैसे भी, सरकारी पैसा तो लगना ही लगना है, लेकिन लोगों ने चुनाव जिताने के साथ साथ लोगों ने आर्थिक मदद करी, लोगों को काम करवाने के लिए मदद करी। मैं चाहे सार्वजनिक में धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर बनाए, 1 करोड़ रुपए करीबन लग के मंदिर बनाए, ऐसे कामों में मेरा योगदान दिया। उन बामासाओं का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा मेरी ओर से, मेरी पंचायत की ओर से, मान लो मेरे परिवार की ओर से। धन्यवाद। तो सरपंच जी, मेरा आगे का एक सवाल ये रहेगा कि आप छात्र राजनीति से एनएसयूआई में जुड़े हुए हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि जो यूथ कांग्रेस के अभी चुनाव हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से ऑडियंस को बताइए। भाई छात्र राजनीति से मैं निकला हुआ हूँ, एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रहा, किसान कांग्रेस कमेटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 2023 में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे, उसमें मैं जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। मेरे सामने आरिफ भाई, मुकुल भाई और ये सुधीर प्रताप ओला, नरेश, ये सारे चुनाव लड़े थे। एक एक संगठन का चुनाव है। राहुल गांधी की सोच है कि हम युवाओं को कैसे आगे लाएं। भाई आज करीब करीब नेताओं के लड़के ही नेता बनते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की अलग सोच थी कि हम नौजवान लड़कों को, गरीब घर से उठे हुए लड़कों को अपना राजनीतिक, सक्रिय राजनीति में कैसे प्रवेश दिलाएं। तो एक प्लेटफॉर्म है कांग्रेस पार्टी ने यूथ को दिया है कि आप आइए, इससे जुड़िए और ये घर घर लोगों के पास कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम। आप जितने ज़्यादा मेंबर बनाओगे वो अध्यक्ष बन जाएगा, सेकंड पे रहेगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा। ये एक पार्टी की रूटीन प्रक्रिया है। और मैं वर्तमान में मैंने प्रदेश महासचिव का चुनाव भी लड़ा है। करीबन 1 लाख लोगों से ऊपर लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि
इस कठिन समय में जो बीजेपी का जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, उसके बावजूद सीकर जिले में 1,19,000 सदस्य बनना बहुत बड़ी बात है। तो ये यूथ कांग्रेस तो एक नौजवानों को आगे लाने का एक प्लेटफॉर्म है। जी सर। और शर्मा जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज का युवा जो कि सीकर एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था, आज इस समय सीकर में देखें तो नशे की लत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में थोड़ा आपका क्या कहना, ऑडियंस को बताइए। देखो, सीकर शिक्षा नगरी बहुत एजुकेशन हब है भी। आज सीकर एक ऐसा शहर है जिसमें कम से कम 20-22 स्टेट के लड़के पढ़ते हैं, और जिस हिसाब से एजुकेशन में सीकर नंबर अव्वल रहा था, उसी हिसाब से नशे की प्रवृत्ति में दलदल दबता जा रहा है। अब अफीम ले लो, गांजा ले लो, अमल ले लो, आजकल तो अलग टाइप का नशा भी आ गया है। लोग एक इंजेक्शन लगवाते हैं और उसका अलग नशा होता है। ये तमाम नौजवान साथियों से मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि आप इस नशे की लत से दूर रहें। आप अपने माता पिता की गाड़ी कमाई का पैसा लेके यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आए हैं, न कि नशा करने के लिए आए हैं। नशे से आप खुद तो बर्बाद हो ही हो रहे हो, और अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने गांव का भी नाम खराब कर रहे हो। तो मेरा तमाम युवा साथियों से निवेदन रहेगा कि इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। सीकर नशे का हब बनता जा रहा है, तो प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी नशे के इस कारोबार में फैले हुए हैं, इसका व्यापार कर रहे हैं, उन पे कठोरतम कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, हमने आज के इस पॉडकास्ट में सरपंच चुन्नीलाल जी जानी से कुछ मुलाकात की है, तो हम इसी प्रकार की वीडियो आगे लाते रहेंगे। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राम राम साहब। नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।